हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव में। फ्रेंड्स, हमने यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 सिलेबस से रिलेटेड सीरीज़ को चलाया है, जिसका आज हमारा 5 पार्ट है। फ्रेंड्स, हमने भारतीय इतिहास के टॉपिक से स्टार्ट किया है, उसके बाद हम अन्य टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य अशोक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। फ्रेंड्स, आपको 1 से 2 सेकंड का समय मिलेगा, इसमें ही आपको उत्तर को छांटना है और उसके बाद हमें लास्ट में भी बताना है कि आपके 20 में से कितने मार्क्स बने हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? मौर्य, गुप्त, कुषाण या फिर कण्व। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश जो है वो है मौर्य वंश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। और फ्रेंड्स, हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व से लेके 185 ईस्वी पूर्व तक रही। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, जिसके प्रधानमंत्री चाणक्य थे, जिनके अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत का मैकियावेली भी कहा जाता था। और इन्होंने चाणक्य ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र होने के बाद भी, लेकिन इसमें राजनीतिक से संबंधित विषयों के बारे में लिखा था। मतलब जैसे कि उस मौर्य वंश की जो भी राजनीतिक नियम थे उनके बारे में अर्थशास्त्र पुस्तक में लिखा था। है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसका नाम देवापन प्रियदर्शिनी भी था। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या फिर महावीर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 अशोक। अशोक का नाम देव प्रियदर्शिनी भी था। तो फ्रेंड्स, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ भी देख लेते हैं। अशोक जो था उसका शासनकाल 269 ईस्वी पूर्व से लेके 232 ईस्वी पूर्व भी रहा है। फ्रेंड्स, आपको इसका शासनकाल भी याद करना है। दोस्तों, यह टॉपिक जो है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में स्पेशली दिया हुआ है अशोक से रिलेटेड, तो आपको अशोक से संबंधित सभी प्रश्न आने चाहिए। पिता का नाम था बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो थे वो अवंती के राज्यपाल थे। बौद्ध धर्म से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। अशोक के अन्य नाम भी मिलते हैं। मास्की अभिलेख जो कि कर्नाटक में है, वहाँ से भी अशोक नाम मिलता है कि इनका नाम अशोक था। और भी देखते हैं हम किस किस अभिलेख से अशोक नाम मिलते हैं। गुज्जर अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है, नोट टूर अभिलेख भी कर्नाटक में है, उदय गोलन अभिलेख यह भी कर्नाटक में है। यहाँ से इन चारों अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक मिलता है और पुराणों में अशोक के नाम को अशोकवर्धन कहा गया है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जहाँ से पर्सन बनते हैं परीक्षा में। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या फिर ईसाई। सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? दोस्तों बताइए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हम बताते हैं, इसका राइट आंसर है बौद्ध। सांची बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लें तो सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है, जो कि अशोक ने बनवाया है और यह सबसे बड़ा स्तूप है। दोस्तों, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह अशोक ने बनवाया है और यह सबसे बड़ा स्तूप है और यह मध्य प्रदेश में है। दोस्तों देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चंस बन गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? अर्धमागधी, सोरसेन, मगधी या फिर अंगिका। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अशोक से 1% जरूर बनेगा पीटी में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अर्धमागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी है जिसने उनको बहुत प्रभावित किया? चंडालिका, चारुलता, गौतमी या फिर कारुवाकी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 कारुवाकी। सम्राट अशोक की पत्नी कारुवाकी ने उनको बहुत ही प्रभावित किया।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुणाल, बिंदुसार, राहुल या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांस हैं आपके UP PPSC PET में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। उसके बाद अशोक के बाद वह गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या फिर भास। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा विशाखदत्त। विशाखदत्त द्वारा लिखी हुई पुस्तक मुद्रा राक्षस में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण दिया हुआ है। नंबर 8 में पूछा है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लीजिए। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इंडिका। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख इंडिका में मिलता है। क्वेश्चन में पूछा है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह कौन है। भास, शूद्रक, विशाखदत्त या फिर अश्वघोष। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा विशाखदत्त। अभी हमने आपको बताया है विशाखदत्त के द्वारा लिखी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है और यहीं पर ही पता चलता है कि जो ग्रंथ हैं विशाखदत्त के ग्रंथों में ही चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्टता के वर्णन मिलते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है ऑलरेडी। बताइए फ्रेंड्स शिलालेखों की भाषा क्या है। दोस्तों शिलालेख भी सारे पढ़ने हैं आपको, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राकृत। अशोक के द्वारा प्रयुक्त भाषा है वो प्राकृत भाषा है जिनमें उन्होंने शिलालेखों को बनवाया था। अब फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देख लेते हैं। अशोक ने अपने शिलालेखों में 3 लिपियों का प्रयोग किया है। अब वह देख लेते हैं। शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया है। अशोक के शिलालेख भी अब देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें यह सारे देखने पड़ेंगे कि इनमें क्या क्या है। अशोक के टोटल 14 शिलालेख हैं, जिसमें से कि पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारों को प्रत्येक 5 वर्ष के दौरान दौरे पर जाने के लिए आदेश दिया है। चौथे अभिलेख में भैरा घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की है। 5वें अभिलेख में इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6ठे अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा मिलती है। 7वें और 8वें अभिलेख में अशोक की तीर्थयात्रा का उल्लेख मिलता है। 9वां है सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख इसमें मिलेगा। 10वें में अशोक का आदेश है कि राजा और प्रजा के अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेंगे। 11वां अभिलेख इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। 13वें अभिलेख सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख है फ्रेंड्स, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। इसी के बाद ही जो मौर्य साम्राज्य है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक ने अपने शस्त्र उठाने बंद कर दिए थे और युद्ध करना भी बंद कर दिया था। 14वें अभिलेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो फ्रेंड्स ये टोटल 14 अभिलेख हैं जिसके बारे में आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स हम इसके स्तंभ लेखों के बारे में भी जानेंगे। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शिलालेख 14 हैं और स्तंभ लेख उनके आधे मतलब 7 हैं। प्रयाग स्तंभ लेख जिसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, पहले यह कौशाम्बी में था, अब यह इलाहाबाद में है या फिर प्रयागराज में है। दिल्ली टोपरा यह दिल्ली में है। दिल्ली मेरठ पहले यह मेरठ में था, अब यह दिल्ली में है। रामपुरवा चंपारण बिहार में स्थित है। लोरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लोरिया नंदगढ़ वह भी चंपारण बिहार में है और स्तंभ मोर का चित्र है इस पर।
भारवू शिलालेख यह जयपुर में है और यह सबसे लंबा शिलालेख है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। पहला और सातवां शिलालेख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर कुणाल? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय को प्राप्त किया था। फ्रेंड्स अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे और यह जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके जो गुरु थे उनका नाम था भद्रबाहु। इन्होंने इन्हीं से ही दीक्षा ली थी और यह जैन धर्म से संबंधित थे। तनीज द्वारा लिखी हुई इंडिका पुस्तक पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या फिर कलिंग? बताइए दोस्तों अशोक के साम्राज्य में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका को छोड़कर अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग यह अशोक के साम्राज्य में साम्राज्य के अंदर थे, लेकिन श्रीलंका नहीं था। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन में पूछा है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेडकाफ या फिर जेम्स प्रिंसिप? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जेम्स प्रिंसिप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स प्रिंसिप 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 14 चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, ऑप्शन 2। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटस को युद्ध में हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री फोर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था। दहेज में उन्होंने 4 प्रांतों को लिया था जो थे काबुल, कांधार, मकरान, हेरात। यह 4 प्रांत उन्होंने दहेज में दिए थे और निकेटस ने एक राजदूत भी भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जिसका नाम मेगस्थनीज था, जिन्होंने इंडिका पुस्तक भी लिखी थी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अशोक के जो शिलालेख संगम साम्राज्य के बारे में बताते हैं वह बताइए कौन कौन से हैं? पहला और 10वां, पहला और 11वां, दूसरा और 13वां, दूसरा और 14वां? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दूसरा और 14वां शिलालेख जो है वह संगम राज्य के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर दशरथ? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अशोक। श्रीनगर की स्थापना अशोक राजा ने की थी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था व संचार या फिर खोजी? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं परीक्षाओं में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा गूढ़ पुरुष। जो गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इससे रिलेटेड फैक्ट को देख लेते हैं। आय के संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा जाता था। कमिश्नर को प्रदनिष्ठ कहा जाता था। मुख्य न्यायाधीश को व्यवहारिक कहते थे और नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था उसको नायक कहा जाता था। सेना का सामान एकत्रित करने वाले को दंडपाल कहते थे। तो फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख या फिर बौद्ध साहित्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के लिए शिलालेख महत्वपूर्ण स्रोत हैं। फ्रेंड्स शिलालेखों की संख्या 14 है। 19 किस शिलालेख ने अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? प्रथम कलिंग शिलालेख, दूसरा वृत्त शिलालेख, 5वां वृत्त शिलालेख या फिर बराबर गुफा लेख? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पृथक कलिंग शिलालेख, जिसको 13वां शिलालेख भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र, संघमित्रा, महारक्षित या फिर दोनों? महेंद्र और संघमित्रा?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।